स्वागत है दोस्तों आज की एक और खौफनाक कहानी में। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आपको भले ही ज्यादा डर न लगे मगर मजा जरूर आएगा। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी से मेरी एक ही विनती है। आप कहानी सुनने के बाद ना तो लाइक करते हैं और ना ही कोई कमेंट करते हैं। ऐसे तो मेरा आपके लिए कहानी लाने का भी मन नहीं करेगा। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए एक बड़ी चिंगारी का काम करता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहानी सुनते सुनते आप कहीं खो न जाएं। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मीरा की है। मीरा वो जो मुझे अपने मकान में मिली, वो मकान जो मैंने अपनी पत्नी की पसंद से खरीदा था। आइए उसकी कहानी सुनते हैं। ये घर तो तुम्हारी पसंद का है ना? मैंने अपनी पत्नी साक्षी से पूछा, जो मुझसे पिछले 3 महीने से घर बदलने को कह रही थी। मेरे सवाल पर उसने मेरी तरफ देखा और जैसे कि उसकी आदत है मुस्कुराकर बोली, हाँ बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक घर ढूंढा है। जो कुछ तुमने कहा था वो सब कुछ तो मौजूद है इसमें। और क्या चाहिए? अटैच बाथरूम, किचन, बड़ी खिड़कियां, टाइल वाला फर्श। मैंने कहा, सुनो, जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है, मगर मुझे गुजारा करना होगा। साक्षी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि शिफ्ट होने से पहले एक बार मकान देख लो, लेकिन तुमने ही इनकार कर दिया था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तो समझ रही थी कि तुमने पसंद कर लिया है तो मुझे भी पसंद आ जाएगा, लेकिन बात वही है कि आज तक हमारा मिजाज नहीं मिल सका तो पसंद क्या मिलेगा? क्या किया जा सकता है? राधा का बात करने का लहजा निराशाजनक लग रहा था। वो ऐसी ही एक औरत थी जो किसी हाल में खुश नहीं रह सकती थी। मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि उसे खुश रख सकूं, लेकिन उसका मिजाज हर वक्त बिगड़ा ही रहता। मैं उसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहता, मगर वो टस से मस ना होती। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। हमारे 2 बच्चे एलिसा और जैस्मिन थे। जब से साक्षी मेरे घर आई थी तब से उसका मिजाज अच्छा नहीं था। मैं सोचता कि बच्चों के बाद वो ठीक हो जाएगी, मगर वक्त के साथ उसकी बेरुखी और भी बढ़ती गई। मैं हमेशा की तरह उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं उसकी बात पर कुछ न बोला और कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया, जहां काफी घास उगी हुई थी। सोचा, आज काफी थकावट है, कल काट लूंगा। हमें नए घर में शिफ्ट हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान सिर्फ ये हुआ कि रात के वक्त स्टोर से सिसकियों की आवाजें आती थीं, जिसे अभी तक सिर्फ मैंने सुना था। आपको बता दूं कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं और रात देर तक अपने कमरे में काम करता रहता हूं। रात 3 बजे के करीब सिसकियों की आवाज आ रही थी। जब मैंने स्टोर में झांक कर देखा तो वहां कुछ नजर नहीं आता था। मेरी मौजूदगी में आवाजें भी बंद हो जाती थीं। मैं इस बात से बेहद परेशान था। अगर रात किसी वक्त राधा ने ये आवाजें सुन ली तो मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो फौरन इस मकान को छोड़ने को कहेगी और मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। मौसम बहुत खुश मिजाज था। राधा बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। मैं घर पर अकेला था और लान में बैठा चाय पी रहा था और साथ ही साथ एक मैगजीन को पढ़ने में मशगूल था। अचानक स्टोर से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। मैं चौंक कर उठा और तेज तेज कदमों से उसी ओर जाने लगा। जल्द ही मैं वहां पहुंच गया और स्टोर का दरवाजा धीरे से खोलकर झांकने लगा। जैसे ही मैंने देखा, मैं पत्थर का बुत बनकर रह गया। कोने में एक औरत खड़ी थी। ज्यादा उम्र की थी और बुरे से चेहरे में नजर आ रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए मैं सर से लेकर पांव तक कांप गया। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत करके पूछा। औरत कुछ समय खामोश रही और फिर सिसकियों भरी आवाज में बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मेरी मदद? लेकिन तुम हो कौन? मैंने पूछा। मुझे यह अंदाजा हो चुका था कि यह कुछ और ही मामला है। मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही सहम गया। मगर तुम मुझे अपने पास क्यों बुला रही हो? और तुम कौन हो? कहीं तुम मुझे नुकसान न पहुंचा दो। डरे हुए अंदाज में मैंने पूछा। मेरे दिमाग में बहुत से विचार उत्पन्न हो रहे थे। वो बोली, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं यहां से 2 कदम से ज्यादा नहीं चल सकती।
और घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने जैसे मुझे यकीन दिलाया। मैंने सोचा अगर मैं उसके पास न गया तो बाद में वो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगी, कहीं मुझे ज्यादा नुकसान न पहुंचा दे और ऐसा ना हो कि जान से ही मार डाले। वैसे मैं पर्सनली एक बहादुर आदमी हूं, मौत से नहीं डरता। मैं अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उससे कुछ फासले पर खड़ा हो गया और बोला, लो मैं आ गया, बताओ क्या बात है, मुझे मुक्ति दिला दो। उसकी बात सुनकर जैसे मैं दंग रह गया। क्या मतलब? मेरी बात सुनकर वो सिसकने लगी। मैं इस दुनिया से मुक्ति चाहती हूं, आजाद होना चाहती हूं। तो चली जाओ, मैंने कब रोका है? मेरे कहने पर वो बोली, नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। मैंने पूछा, क्या मुश्किल है? उसने कहा, तुम नहीं जानते। तुम्हारी सारी बात समझाने के लिए मुझे तुम्हें अपनी कहानी सुनानी होगी। वो जैसे रोते हुए बोली, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो बोलो, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। मैंने कहा। अब तो मुझे भी उसकी बातों में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी और मेरा पहले वाला डर बहुत कम हो चुका था। मेरे कहने पर वो बोली, मेरा नाम मीरा है। जिस जगह तुम खड़े हो हमारा यहाँ घर हुआ करता था। हमारे खानदान के सभी लोग आसपास रहा करते थे। रामनिवास मेरे पिताजी का नाम था। हम 2 बहनें थीं। मेरे पिताजी बहुत अय्यासी टाइप के आदमी थे, जबकि मेरी माँ बहुत शरीफ और नेक दिली थी। मेरे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते थे, उन्हें बेटे की ख्वाहिश थी। खैर ये तो एक बहाना था। राधा पर बुरी तरह मर मिटे थे। राधा उन्हें बहुत पसंद थी, जबकि मेरी माँ इस बात के खिलाफ थी। राधा न जाने कौन सी बला थी जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने आ गई थी। मेरे पिता इस राधा की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि उन्हें घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ उनके आगे फालतू लगने लगा और वो हमें घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। मेरी माँ के घर वाले हैसियत में मेरे बाप से ज्यादा थे, इसीलिए मेरा बाप हमें घर से निकालते हुए घबरा रहा था। वो खुद घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारा बाप उस औरत की मोहब्बत में हमें जान से मारने पर उतर आएगा। पहले पहले तो वो मेरी माँ को घर से निकालने के लिए बहाने ढूंढने लगा कि मेरी माँ शायद नाराज होकर वहां से चली जाए और साथ साथ हम बहनों को भी वहां से ले जाएं। मगर मेरी माँ बहुत वफादार औरत थी। वो मेरे बाप की तमाम बुराइयों के बावजूद उस घर को छोड़ने पर तैयार नहीं थी। जब मेरे बाप ने देखा कि किसी सूरत में कोई गलती नजर नहीं आ रही है, तो उसने हमें मारने का इरादा कर लिया। और एक रात जब गहरी नींद में सोए हुए थे, हम तीनों को मौत के घाट उतार दिया। मेरे बाप ने इस बेदर्दी से हमारा कत्ल किया कि मैं बता नहीं सकती। हमारी चिताओं को हिंदू धर्म के मुताबिक आग लगानी थी, मगर वो हमारी चिताओं को आग नहीं लगा सकता था। अगर चिताओं को आग लगाता तो फिर राज खुल जाता। इसलिए उसने हमें चोरी छुपे ठिकाने लगाने का इरादा बनाया और हमें इसी घर के तहखाने में दफन कर दिया। अगली सुबह उसने ये बात फैला दी कि तीनों माँ बेटियों को गुंडे उठाकर ले गए और झूठ मूठ रोने लगा। उन दिनों गांव देहातों में डाकू लुटेरे लूट मार करते और नौजवान लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, तो सबने आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लिया। वो गम से रोने की एक्टिंग करता रहा। मेरी माँ के घर वाले हमें पागलों की तरह यहां वहां ढूंढते रहे, मगर हम कहां मिलते। मेरा बाप उसी औरत को ब्याह कर ले आया। मैं मर चुकी थी, मगर मेरी आत्मा यहीं भटक रही थी। जब मैं इस घर में राधा को देखती थी तो गुस्से से कांपने लगती। मैंने अपने बाप को भी ठिकाने लगाने का इरादा किया, मगर ऐसे नहीं। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। मैंने उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। उनकी बीवी यानी राधा खौफ में रहने लगी और वो उसे इस घर को छोड़कर जाने को कहने लगी। इस घर में हम तीनों माँ बेटी की आत्माएं भटकती थीं। मेरी माँ और मेरी बहन अब यहां नहीं है। अब केवल मेरी आत्मा यहां भटकती है। शायद भगवान ने मुझे उस डायना से बदला लेने के लिए यहीं रोक दिया है। मैंने राधा को इतना ज्यादा डराया, इतना तंग किया कि वो पागल हो गई और उसी पागलपन में मैंने एक दिन उसे जान से मार डाला। मेरा बाप
जो उसकी मोहब्बत में अंधा था, उसके मरने पर गुमसुम हो गया। वह उसके प्यार में पागल था, उसकी मौत से निढाल हो गया और बीमार होकर चारपाई से लग गया। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरे ननिहाल के रिश्तेदारों ने उसका इलाज करवाया, मगर वो बच न सका और मर गया। घर को ताला लगा दिया गया, मगर मेरी आत्मा बदला लेने के बावजूद इस घर में भटकती रही। जो भी इस घर में आया, मैं चाहती थी कि वो मुझसे बातें करे, मेरे साथ वक्त गुजारे, मगर मेरी आवाज सुनते ही सब इस मकान को छोड़ जाते। इसलिए ये बात फैल गई कि ये जगह शापित है, भूतिया है, यहां रूहें भटकती हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता इस मकान के करीब आने से भी डरने लगे। यह मकान कई साल तक बंद रहा, फिर पता नहीं कैसे तुम लोग यहां आ गए। मैं इस हालत से तंग आ चुकी हूं और मुक्ति और आजादी चाहती हूं। तुम वो पहले आदमी हो जिसने मुझसे बात करने की हिम्मत की है। इससे पहले जो भी मेरी आवाज सुनता, वो यहां से भाग खड़ा होता। वो यह कहानी सुनाकर खामोश हो गई। मैं उसकी सारी बात सुन रहा था। उसकी कहानी वाकई दुख भरी थी। मैंने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुख देने वाली है, मगर मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। मुझे वाकई उससे हमदर्दी महसूस होने लगी थी। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे इससे क्या हासिल होगा? मेरे कहने पर वो बोली, मेरी मदद करने के लिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जो भी हो मैं करूंगा। मैंने यकीन दिलाया, तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही बहादुर हूं। देखो, तुम्हारी आवाज सुनकर भी मैं नहीं डरा। सोच लो अच्छी तरह। वो फिर बोली, हाँ सोच लिया। मैंने कहा। मेरे इतना कहने पर उसने ठंडी सांस ली और कहा, हिंदू धर्म के मुताबिक जब हम मर जाते हैं तो हमारी लाश को बजाय दफनाने के जलाया जाता है, मगर मेरे बाप ने अपना गुनाह छिपाने के लिए हमारी लाशों को दफन कर दिया। मैं चाहती हूं कि तुम हम तीनों की लाशों को निकाल कर जला दो। हमारी चिताएं जल गईं तो मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाएगी। और रही बात तुम्हारे मतलब की, तो तुम फिक्र मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जाने से पहले मैं बहुत कुछ दूंगी, जिससे तुम अपने खानदान की तमाम परेशानियों से आजाद हो जाओगे। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? 3 लाशों को निकालना और उन्हें जलाना? मेरे लिए यह बहुत मुश्किल काम था। वो खामोशी से मेरे जवाब की इंतजार में खड़ी थी, फिर कहने लगी, क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम डर गए? नहीं, मैं डरा नहीं। मैंने कहा, अगर मगर को छोड़ो, अगर तुम यह मेरा काम कर दो तो मेरी रूह को आजादी मिल जाएगी। तुम तीनों की लाश कहां है? तुम्हारे बाप ने कहा दफन किया था तुम्हें। मैंने पूछा तो वो बोली, बाहर दाएं तरफ के कोने में, मगर वहां पर तो आजकल बहुत मजबूत किस्म का फर्श है। मैंने कहा, नहीं, फर्श बहुत ऊपर तक आ चुका है। जिस वक्त की बात बता रही हूं, उस वक्त इस मकान की ऊंचाई इतनी नहीं थी। इसके लिए तुम्हें गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, वो बोली। मैं खामोश होकर उसकी बातों पर गौर करने लगा। ठीक है, मैंने कहा, यह काम कब तक हो जाएगा? वो बोली, मैं पूरी कोशिश करता हूं। और तुम्हें आजादी कब मिलेगी? मैंने पूछा। यह तुम पर निर्भर है। तुम जिस वक्त ये काम पूरा कर दोगे, उसी वक्त मेरी रूह को आजादी मिल जाएगी। और मेरा क्या होगा? मैंने पूछा। तुम फिक्र मत करो, मैं जाने से पहले तुम्हें अपने वचन के मुताबिक जरूर तुम्हारा इनाम देकर जाऊंगी, उसने कहा। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने कहा। और इसके साथ ही वह वहां से गायब हो गई। मैं आहिस्ता कमरे से बाहर निकल आया। मैंने उससे कह तो दिया था, मगर इस ख्याल से ही मुझे डर लग रहा था। और दूसरा, मैं साक्षी को इतने दिन कैसे रोक सकूंगा? वो तो 1-2 दिन में वापस आने वाली थी। मैं अजीब मुश्किल में पड़ चुका था। साक्षी की मां का घर जरा दूर था और उसे मुझे ही लेकर आना था। मेरे पास आज और कल की रात बाकी थी। आज तो नहीं, मगर कल मैं यह काम कर सकता हूं। मगर लाशों को निकालकर कहां जलाऊंगा? मुझे कंफ्यूजन होने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया। कुदाल और एक बेलचे का बंदोबस्त किया। मुश्किल काम था, इसके लिए मैंने औजार बाजार से खरीदे और फर्श तोड़ने लगा। कुछ 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद मैं फर्श तोड़ने में कामयाब हो गया। मैंने अंदाजे के मुताबिक
उसी जगह फर्श तोड़ा था जहां उस राधा ने मुझे बताया था। अब नीचे नरम मिट्टी थी। मैं कुदाल से मिट्टी खोद खोद कर निकालने लगा। काफी सारी मिट्टी निकाल कर मैंने काम छोड़ दिया। अब मैं थक चुका था और रात को दोबारा काम शुरू करना था। रात को मैंने दोबारा काम शुरू किया। लाशें अभी तक बरामद नहीं हुई थीं। मिट्टी निकालते निकालते बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने समझा शायद कोई पत्थर आ गया है। मैंने हाथ से पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की तो ये देखकर मुझे खौफ से सनसनी सी आ गई। वो पत्थर के बजाय एक खोपड़ी थी। इसका मतलब है कि लाशें तो ना जाने कब की गल सड़ चुकी होंगी, केवल हड्डियां थीं। रात के सन्नाटे में मुझे बहादुर होने के बावजूद पसीना आ रहा था। मेरे ऊपर डर का साया छा रहा था। तभी अचानक मुझे राधा की आवाज महसूस हुई। हिम्मत से काम लो नौजवान, तुमने आधे से ज्यादा काम कर लिया है। मैंने नीचे से इर्द गिर्द की मिट्टी तेजी से हटाना शुरू कर दी। मेरे सामने पूरे बॉडी का ढांचा बरामद होना शुरू हो गया, जिस पर कहीं कहीं सड़े हुए गोश्त की गंध महसूस हो रही थी। इतने साल होने पर मिट्टी के अंदर रहने के बावजूद हड्डियों की हालत बरकरार थी। थोड़ी ही देर में मैंने तीनों लाशों के ढांचे बरामद कर लिए, जिन पर कहीं कहीं सड़े हुए मांस की परत मौजूद थी। इसके बाद मैं अच्छी तरह उनको झांक कर देखने लगा। उनमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। सभी हड्डियां जमीन पर पड़ी थीं। मैंने जल्दी से बड़े से कपड़े में लेकर उन सबको जमा करना शुरू कर दिया। अचानक मुझे अपने पास सिसकियों की आवाज महसूस हुई। वो औरत रो रही थी। मैंने तमाम हड्डियों को बांधकर स्टोर में रख दिया और गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे बराबर करना शुरू कर दिया। साक्षी को क्या बताऊंगा कि यहां गड्ढा क्यों खोदा। अचानक मुझे ख्याल आया कि कल किसी मिस्त्री को बुलवाकर इसे बराबर कर दूंगा। ऊपर सीमेंट का मसाला डालकर फर्श करवा दूंगा और बहाना कर दूंगा कि यहां थोड़ा खराब हो गया था। मैंने सोचा चलो कोई मरम्मत का बहाना कर दूंगा तो वह मान जाएगी। अगले दिन मैंने एक मिस्त्री से बात करके सामान मंगवाकर फर्श दोबारा बराबर कर दिया और शाम को साक्षी को लेने चल पड़ा। वो घर की हालत देखकर हैरान थी, मगर मेरा बहाना काम कर गया। हड्डियां मेरे पास में थीं, इसलिए मैं बेफिक्र था। जैसे ही रात हुई, मैंने एक दोस्त से मिलने का बहाना करके गाड़ी निकाली। हड्डियों का वो बोरा मैं गाड़ी की डिक्की में रखना नहीं भूला था। मेरा रूट शहर से बाहर एक वीरान जगह की तरफ था। मैंने एक कच्ची सड़क पर गाड़ी घुमा दी और काफी दूर एक जगह पहुंचकर रुका जहां कोई आबादी क्षेत्र नहीं था। हड्डियां निकालकर फैला दी और मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दी। आग तेजी से जल उठी और फौरन ही हड्डियों को अपनी लपेट में ले लिया। काफी देर तक हड्डियां जलती रहीं और जब आग बुझी तो वहां राख के सिवा कुछ नहीं बचा। मैं गाड़ी में सवार हुआ और घर की तरफ भागा दी। मेरे अंदर अभी भी कहीं खौफ था। घर पहुंचा तो दिल उथल पुथल हो रहा था। मेरी बीवी पूछने लगी कि सब ठीक है ना, कहाँ गए थे। बस दोस्तों के साथ देर हो गई। मैंने थकावट का बहाना करके सीधा बिस्तर पकड़ लिया और करवट लेने लगा। सोच रहा था कि वो औरत राधा कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर गई। आधी रात के वक्त मुझे फिर सिसकियों की आवाज आई तो मैं तो जैसे सिहर उठा और स्टोर की ओर कदम बढ़ाने लगा। स्टोर में मुझे उसी औरत राधा का साया दिखाई दिया। मैंने कहा, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारा काम कर दिया है और तुम अभी तक यही सिसकियां भर रही हो। वो औरत बोली, मेरी रूह को मुक्ति मिल चुकी है और आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं और अपने वचन के मुताबिक तुम्हारा इनाम तुम्हें देना चाहती हूं। जिस वक्त मैं कहूं तुम कमरे की लाइट ऑन कर देना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। मगर खबरदार, अभी नहीं, जब तक मैं मौजूद हूं तुम लाइट ऑन नहीं करना। अच्छा, मैं चलती हूं। तुमने मेरी बहुत सहायता की, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इसके साथ ही एक हल्के से धमाके के साथ वो गायब हो गई। मैं बेताब था कि वो मेरे लिए क्या इनाम छोड़कर गई है। मैंने फौरन लाइट ऑन की और यह देखकर हैरान रह गया कि जिस कोने में उस औरत का साया खड़ा था वहां एक छोटी सी कपड़े की पोटली पड़ी थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पोटली उठाई और खोलकर देखा तो इसमें ढेरों सोने के जेवरात,
और कुछ छोटी छोटी हीरे पड़े हुए थे। ये शायद इतनी दौलत थी कि जिसे बेचकर मैं इस शहर के नामी गिरामी रईसों में शुमार हो सकता था। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे पास अचानक इतनी दौलत आने से मेरी बीवी और रिश्तेदार बहुत हैरान थे। मैंने वो घर बेच दिया और हम एक रईस इलाके में आ गए। आज भी मेरे बीवी बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मुझे इतनी दौलत अचानक कहां से मिल गई। मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि ये दौलत मुझे कहां से मिली। इतनी दौलत मिलने के बावजूद मुझे एक बात का अफसोस है जो मुझे कभी कभी ठेस पहुंचाता है, कि मैंने राधा की मदद सिर्फ लालच के कारण की। अगर शायद मैं लालच न रखता तो आज ये सवाल मेरा ज़मीर मुझसे नहीं पूछता। राधा खुद तो आज़ादी हो गई, पर मुझे इस उलझन में कैद कर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर लिखिए और अपना नाम और आप कहानी कहां से सुन रहे हैं ज़रूर बताइए। तो मिलता हूं एक और कहानी के साथ। आप सुन रहे थे ईरी टेल्स मेरे यानी अमित के साथ।